मैं आज अपने घर जाने वाला था। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं अपने माँ, पिताजी और पत्नी से मिलने वाला था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाकर जो सच मुझे पता चलने वाला है, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा नाम विजय है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं अपने पिताजी और माँ के साथ रहता था। मेरे माँ-बाप ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की थी और मैं अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करता था। जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, उसका नाम काव्य था और मैं उससे शादी करना चाहता था। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब मेरी जॉब मुंबई में लग गई, तो मैंने अपनी माँ से काव्य के बारे में बात की और उनसे कहा कि आप काव्य के घर रिश्ता लेकर जाएं। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी शादी काव्य से करवा दी। क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए उन्हें मेरी पसंद से कोई एतराज़ नहीं था। शादी के कुछ टाइम बाद ही मैं मुंबई चला गया था और उसके बाद काव्या का जो रूप मेरे माँ बाप ने देखा, तो वो हैरान हो गए। एक दिन की बात है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। तभी माँ काव्या के पास गई और बोली, बेटा, कल तुम जो अपने पिताजी की खांसी की दवाई लेकर आई थी, मुझे वो दे दो। तो वो बोली, अरे माँ, आपको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। आप कभी मुझे आराम भी करने दिया करो। जाओ, जाकर पहले चाय बनाओ, मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। इतना सुनकर माँ किचन की तरफ चली गईं। दिन ब दिन काव्य के ताने बढ़ते जा रहे थे। अब तो पिताजी भी परेशान हो गए थे, लेकिन वो बस इसीलिए चुप थे ताकि उनके बेटे का घर बसा रहे। दोपहर का वक्त हो गया था और काव्य ने माँ को अभी तक खाना नहीं दिया था। माँ ने फिर से काव्य के पास जाकर कहा कि बेटा, अभी तक तुमने खाना नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी भूखे हैं। तो वो गुस्से से बोली, कभी कभार खुद भी कुछ कर लिया करो। क्या हमेशा मुझसे ही हर काम को कहते रहते हो? मैं तुम्हारी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा, माँ, आप ठीक तो है ना? मैंने अभी उनसे बात भी नहीं की थी, तभी उसने फ़ोन छीन लिया और झूठी मुस्कान से बोली, अरे विजय, माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन कर लिया। वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूँ, लेकिन मैं कुछ काम में लगी हुई थी, तो उन्होंने खुद ही फ़ोन कर लिया। माँ और पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो फिर मैं हंसकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, माँ से कह दो कि मैं जल्दी ही आऊँगा और मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। लेकिन जब तक मैं उनके पास नहीं हूँ, तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, लेकिन अगर माँ और पिताजी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या उन्हें कभी मुझसे बात करनी हो, तो मेरी उनसे एकदम बात करा देना। उसने मुस्कुराकर कहा कि जी बिल्कुल, और फ़ोन रख दिया। और जैसे ही उसने फ़ोन रखा, उसकी झूठी मुस्कान भी गायब हो गई और वो माँ के ऊपर भड़क पड़ी कि क्या ज़रूरत है आपको फ़ोन करने की? आपको पता नहीं है कि वो इतनी दूर सिर्फ़ इसीलिए हैं ताकि आप दोनों को अच्छी ज़िंदगी दे सके, और आप फ़ोन करके परेशान कर देते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने काव्य से कहा कि बेटी, हमें विजय से कुछ कहना नहीं था, बस उससे बात करके अच्छा लगता है, इसीलिए उसे फ़ोन कर लिया था। तो वो बोली कि आपके तो बस बहाने ही खत्म नहीं होते, आगे से ख्याल रखना, हर छोटी बात पर उन्हें फ़ोन मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। लेकिन माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों बैठकर अफसोस करने लगे और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वो दोनों किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे, बस चुपचाप काव्य के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। तभी अचानक गेट से आवाज़ आई, माँ, पिताजी मैं आ गया। माँ पिताजी दोनों हैरान हो गए। वो खुशी से बाहर आए। मैं जल्दी से माँ के पास गया और उनके गले से लग गया। फिर पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों ठीक तो है ना? उन्होंने कहा कि बेटा, हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम तो एक हफ्ते के बाद आने वाले थे ना, तो आज कैसे? माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे आपकी याद नहीं आती? आज मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और फिर मुझे उस मीटिंग के बाद किसी काम से लखनऊ आना था, तो मैं घर पर आ गया। तभी काव्य भी बाहर आ गई और बोली, अरे आपने तो बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। माँ ने कॉल क्या किया, आप इतनी दूर से चले आए, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं जानता हूँ काव्या, तुम माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखती हो। माँ और पिताजी ने अपने दर्द अपने अंदर ही छुपा लिया और मुझसे कुछ नहीं कहा। वो कभी मुझसे काव्य की शिकायत तक नहीं करते थे और मुझे भी हमेशा यही लगता था कि काव्या उनका बहुत ख्याल रख रही है, वो उनसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब सच नहीं है, बस एक दिखावा है।
और फिर दूसरे दिन ही मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के बाद फिर घर जाना था और अभी मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी था। फिर मैं आराम से छुट्टी लेकर अपने घर रहने के लिए आता और ये कुछ दिन भी ऐसे ही गुजर गए। कल मुझे घर जाना था, घर में खुशी का माहौल होगा, यही सब सोच सोच कर मैं बहुत खुश हो रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि घर जाकर जो मुझे एक अलग ही सच पता चलने वाला है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था जो मुझे पता चलने वाला था। मैंने खुशी-खुशी घर जाने की सारी तैयारी की और आखिरकार घर जाने का वक्त भी आ गया। मैं शाम को जब घर पहुंचा तो काव्या दरवाजे पर खड़े होकर भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खुशी से कहा कि आज तुम गेट पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही हो, क्या बात है? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात को फिर इग्नोर कर दिया और घर के अंदर जाते ही माँ पिताजी को आवाज़ देने लगा। माँ पिताजी देखिए, मैं आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने काव्या से पूछा, काव्या, माँ पिताजी कहाँ हैं? मैं जब भी आता हूँ तो वो दोनों मुझे गेट पर ही खड़े मिलते हैं, लेकिन आज वो दोनों कहाँ हैं? उसने अपने चेहरे पर थोड़ी बहुत परेशानी लाते हुए कहा कि वो दोनों बाहर टहलने के लिए गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। मैंने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, इस वक्त? वो दोनों तो सुबह में टहलने के लिए जाते थे और अब तो शाम हो रही है। तो फिर वो बोली, मैं क्या कह सकती हूँ विजय, उनकी मर्जी है। फिर मैं मुस्कुराकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। तो वो बोली कि जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर वो किचन की तरफ चली गई। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ और पिताजी इतनी देर से बाहर हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। रात हो गई, लेकिन माँ और पिताजी का कुछ पता नहीं था। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने काव्या से कहा कि वो दोनों अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो तो बाहर टहलने के लिए गए थे ना? तुमने ठीक सुना था ना कि उन्होंने क्या कहा था? तो वो भी परेशान होते हुए बोली कि हाँ, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि हम बाहर टहलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं और अभी तक घर क्यों नहीं आए। अगर वो दोनों बाहर टहलने के लिए गए थे तो अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें पता है ना कि आज मैं आने वाला हूँ। शाम से रात हो गई, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो वो बोली कि अरे परेशान मत हो सकता है कि वो किसी जानने वाले के घर पर चले गए हों, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं उस जगह से उठ खड़ा हुआ और काव्या से बोला, मैं माँ और पिताजी को बाहर देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। मैं बाहर चला गया। मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। पार्क, मंदिर, सब जगह मैं ढूंढ रहा था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और बाहर की आसपास की शॉप भी बंद हो गई थी। लेकिन मुझे माँ और पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वहीं पास में एक शॉप खुली हुई थी। मैं वहां गया और मैंने उन दोनों की तस्वीर उस दुकान वाले को दिखाई और उससे पूछा, क्या तुमने इन दोनों को देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा। मुझे इतना परेशान देखकर पास के एक और दुकान वाले ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों इतने परेशान है? तो मैंने उसे बताया कि मेरे माँ और पिताजी टहलने के लिए बाहर आए थे, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। मैंने उसे भी वो तस्वीर दिखाई और उससे पूछा कि तुमने नहीं देखा? तो बोला कि हाँ, इन्हें तो मैंने आज शाम ही देखा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, तुमने कहाँ देखा था? ये लोग कहाँ जा रहे थे? तो उसने कहा कि ये लोग यहाँ से सीधे जा रहे थे। मैंने आगे रास्ते पर जाकर ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मैंने फैसला कर लिया था कि पुलिस स्टेशन जाऊंगा और रिपोर्ट लिखवाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर मैंने रिपोर्ट लिखवाई और उस ऑफिसर को पूरी बात बताई और अपना फ़ोन निकालकर उन दोनों की तस्वीर भी दिखाई। ऑफिसर ने रिपोर्ट लिख ली और मेरी तरफ देखकर कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपके माँ बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी कोई भी खबर मिलेगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। मैं बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और वहां से बाहर निकल आया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिल में बस डर और बेचैनी भरी हुई थी। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर माँ और पिताजी कहाँ गए होंगे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था ना, बिना बताए कहीं जाना तो दूर, अगर थोड़ी देर भी बाहर रुकते थे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करते थे। लेकिन इस बार न कोई फ़ोन था, न कोई खबर। जब मैं घर पहुंचा तो हॉल में सोफे पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी।
वो शायद बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो जल्दी से उठी और घबराकर बोली कि क्या हुआ विजय? माँ और पिताजी का कुछ पता चला क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जल्दी बताइए कहाँ हैं वो दोनों? क्या आपको मिले? लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोला। मेरे अंदर इतना दर्द था कि शब्द ही खत्म हो चुके थे। मैं बिना जवाब दिए सीधे अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। शायद वो समझ गई थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए वो मेरे पीछे नहीं आई। मैं छत की तरफ देखता रहा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह अचानक माँ और पिताजी कहाँ चले गए। मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब पिताजी मुझसे कहते थे कि बेटा, तू बाहर काम करने के लिए मत जा, हमें तेरी बहुत याद आती है, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। और मैं हंसकर कहता था कि पिताजी, यहाँ रहकर मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने बाहर जाकर कमा लूंगा। मेरे भी सपने हैं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और ये सब मैं सिर्फ आप दोनों के लिए कर रहा हूँ। फिर मैं माँ से कहता था कि माँ, आप ही पिताजी को समझाइए ना, जब मेरे पास बहुत से पैसे हो जाएंगे तब मैं यहीं आकर अपना बिजनेस शुरू करूँगा और फिर हम सब साथ में खुशी से रहेंगे। मेरी माँ मेरी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुरा देती थी, लेकिन उनकी आंखों में डर और उदासी साफ दिखती थी। वो कहती थी, हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा, बस तू हमारे पास रह। उस वक्त मैं उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया था। मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन आज वही बातें मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैं पछता रहा था और खुद से बार बार कह रहा था कि काश मैंने उनकी बात मान ली होती, काश मैं उनके साथ होता, अगर मैं उनके पास होता तो शायद आज ये दिन देखना न पड़ता। मुझे वो दिन भी याद आया जब मैं काम के लिए घर छोड़कर जा रहा था। माँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और पिताजी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने मेरा चेहरा पकड़कर कहा था, जल्दी वापस आ जाना बेटा। और मैंने हंसते हुए कहा था, अरे माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। लेकिन आज वही बात मेरे दिल में चुभ रही थी। मैं तकिए में चेहरा छिपाकर रोने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाहर से काव्या की आवाज आई, विजय, दरवाजा खोलिए प्लीज। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ऐसे खुद को मत तोड़िए, माँ और पिताजी मिल जाएंगे। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखें फिर भर आईं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। वो सामने खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थी। उसने मेरा चेहरा देखा और समझ गई कि मैं कितना टूट चुका हूँ। वो बोली, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा ना? मैंने चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसने कहा कि अगर आप ही टूट जाएंगे तो माँ और पिताजी को कौन ढूंढेगा? उसकी बात सुनकर मैं वहीं बैठ गया और रोते हुए बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चले गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। फिर अचानक मुझे चाचा की याद आई। मैं तुरंत उठ गया और कहा, मैं चाचा जी के घर जा रहा हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। काव्या ने पूछा, इस वक्त? लेकिन मैं बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रात काफी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थी। मैं जल्दी जल्दी चाचा के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। चाची ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो घबरा गईं। तभी चाचा जी भी बाहर आ गए। उन्होंने मेरी हालत देखी तो तुरंत मेरे पास आकर बोले, क्या हुआ विजय? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रोते हुए बोला, चाचा, माँ और पिताजी अभी तक नहीं मिले। चाचा कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, तू परेशान मत हो, वो मिल जाएंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रख, कल सुबह हम फिर से ढूंढेंगे, तू अकेला नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन दिल का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बस माँ और पिताजी का चेहरा बार बार सामने आ रहा था और हर याद के साथ मेरा दिल और ज्यादा टूटता जा रहा था। और फिर मैं घर आ गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। काव्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने पास बैठाते हुए बोली, विजय, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो दोनों मिल जाएंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतना डर भर चुका था कि मुझे किसी बात से सुकून नहीं मिल रहा था। फिर वो रसोई से पानी लेकर आई और मेरे सामने गिलास रख दिया और प्यार से कहा कि थोड़ा पानी पी लो, कल से आपकी हालत देख रही हूँ, आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन मेरा मन कुछ खाने पीने का नहीं था। मैंने बस थोड़ा सा पानी पिया और फिर धीरे धीरे उठकर माँ और पिताजी के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे कदम वहीं रुक गए।
वो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा हुआ करता था, लेकिन आज उस कमरे की खामोशी मुझे अंदर से डराने लगी थी। यही वो कमरा था जहां मैं रोज उनके पास बैठकर बातें करता था। जब भी मैं ऑफिस से थक कर आता था तो माँ मेरे लिए चाय बना देती थी और पिताजी मेरे पास बैठकर दिन भर की बातें पूछते थे। कभी वो मुझे समझाते थे, कभी मेरे साथ हंसते थे, लेकिन आज उस कमरे में न माँ की आवाज़ थी, न पिताजी की हंसी थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। मेज पर पिताजी का चश्मा रखा हुआ था, बिस्तर के पास उनकी दवाइयाँ रखी थी, माँ की शॉल कुर्सी पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ बैठे हों और अचानक कहीं चले गए हों। मैं धीरे से जाकर बिस्तर पर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे उस कमरे की हर चीज मुझे उनकी याद दिला रही हो। मैंने तकिए को उठाकर सीने से लगा लिया। उसमें अभी भी माँ की हल्की सी खुशबू आ रही थी और बस उसी पल मैं टूट गया। मैं जोर से रोने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मुझे वो दिन याद आने लगा जब माँ मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि बेटा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, कभी खुद को अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और आज वही माँ पता नहीं कहाँ थी। पिताजी हमेशा मुझे हिम्मत दिया करते थे। वो कहते थे कि मर्द वही होता है जो मुश्किल वक्त में खुद को संभाले, लेकिन आज मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं बस लगातार रोए जा रहा था। कुछ देर के बाद मैंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और पुलिस अफसर को कॉल लगाया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, मैंने जल्दी से पूछा कि सर, कुछ पता चला क्या? माँ और पिताजी मिले क्या? लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका जवाब वही था, नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है, हम कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल और बैठ गया। मुझे लगा जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैंने धीरे से फ़ोन काट दिया और वहीं नीचे बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज चुकी थी। मैं बार बार ऊपर वाले से यही पूछ रहा था कि आखिर मेरे माँ और पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो दोनों तो हमेशा सबका अच्छा सोचते थे। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। अब मेरी जिंदगी बस एक ही चीज के आसपास घूम रही थी, उन्हें ढूंढना। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उनके कमरे में जाता था। वहां बैठकर घंटों उनकी फोटो को देखता रहता था। कभी उनकी अलमारी खोलकर उनके कपड़ों को देखता था, कभी माँ की साड़ी को हाथ में लेकर रोने लगता था। उस कमरे की खामोशी अब मुझे काटने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं रोज वहीं जाकर बैठता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ऐसा करने से मुझे उनके करीब होने का एहसास होगा। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के घर गया, पुराने दोस्तों से पूछा, यहाँ तक कि उन लोगों के पास भी गया जिनसे माँ और पिताजी सालों पहले मिला करते थे। मैं पार्क में गया, जहाँ पिताजी रोज शाम को घूमने जाते थे। वहाँ के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। मैं मंदिर गया, जहाँ माँ अक्सर पूजा करने जाया करती थी। वहाँ भी सबने यही कहा कि उन्होंने कई दिनों से उन्हें नहीं देखा। मैं हर रोज नई उम्मीद लेकर निकलता था, लेकिन हर रात टूटकर घर वापस लौट आता था। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। न मुझे भूख लगती थी, न नींद आती थी। रात भर मैं बस छत को देखता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर वो दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? क्या वो ठीक होंगे? क्या उन्होंने कुछ खाया होगा? क्या उन्हें मेरी याद आ रही होगी? ये सारे सवाल मुझे अंदर से खत्म करते जा रहे थे। काव्य भी मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती थी। वो रोज मेरे लिए खाना बनाती थी, मुझे समझाती थी कि खुद को इस तरह मत तोड़िए, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन मैं फिर माँ और पिताजी के कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में वही सन्नाटा था। मैं नीचे सर झुकाकर बैठा था, तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो ऑफिस से कॉल था। बॉस की आवाज़ सुनते ही मुझे याद आया कि मैं कितने दिनों से ऑफिस नहीं गया हूँ। उन्होंने गुस्से से कहा, विजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन पूरे 20 दिन हो गए हैं और तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए। आखिर बात क्या है? उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें फिर से भर आईं। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि माँ और पिताजी अचानक गायब हो गए और मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। कुछ देर तक तो वो चुप रहे, फिर बोले, देखो विजय, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन ऑफिस भी तो चलाना है। अगर तुम इस तरह गायब रहोगे तो काम कैसे होगा? ऑफिस को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर अगले 2 दिनों में तुमने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो हमें तुम्हारी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं पहले ही इतना टूटा हुआ था और अब नौकरी जाने का डर भी सामने खड़ा था। मैं उन्हें कुछ समझाना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि इस वक्त मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात पूरी सुने बिना ही कॉल काट दी। मैं फ़ोन हाथ में लिए वहीं बैठा रह गया। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। मुझे लग रहा था जैसे ज़िंदगी एक साथ मुझसे सब कुछ छीन रही है। एक तरफ माँ और पिताजी का कोई पता नहीं था, दूसरी तरफ नौकरी जाने का डर था। मैं सोचने लगा, अगर नौकरी भी चली गई तो मैं सब कैसे संभालूंगा, घर कैसे चलेगा। माँ और पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा, मेहनत कभी मत छोड़ना, जिंदगी में काम बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं खुद को इतना मजबूर महसूस कर रहा था कि ना घर संभल रहा था ना काम। मैं बस वहीं बैठा रहा और रोता रहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है और मैं चाहकर भी उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिर काव्या मेरे पास आकर धीरे से बैठ गई थी। उसने काफी देर से मुझे चुपचाप देखा और धीमी आवाज में बोली, मुझे लगता है आपको अब ऑफिस वापस चले जाना चाहिए। पुलिस माँ और पिताजी को ढूंढ रही है ना, वो मिल जाएंगे। आप इस तरह खुद को खत्म मत कीजिए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा। मैं नीचे जमीन की तरफ देखता रहा, क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मैं कहीं न जाऊं और बस यहीं रहकर माँ और पिताजी का इंतजार करूं, लेकिन दूसरी तरफ नौकरी का डर भी मेरे सामने खड़ा था। अगर नौकरी चली जाती तो आगे सब कुछ और मुश्किल हो जाता। मैं काफी देर तक सोचता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और भारी आवाज में बोला कि हाँ, शायद यही ठीक होगा। अगर माँ और पिताजी वापस आ गए तो कम से कम मैं उनका अच्छे से ख्याल तो रख सकूंगा। अगर नौकरी ही चली गई तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुनकर काव्या ने हल्का सा सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भी उदासी साफ दिख रही थी। शायद वो भी नहीं चाहती थी कि मैं इस हालत में वापस जाऊं, लेकिन वो जानती थी कि मजबूरी क्या होती है। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। रात भर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। मैं बार बार यही सोचता रहा कि अगर उसी दौरान माँ और पिताजी वापस आ गए तो क्या होगा। लेकिन फिर खुद को समझाने लगा कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, शायद जल्द ही उनकी कोई खबर मिल जाए। मैंने अपना बैग पैक किया और घर से निकलने लगा। तभी मेरी नज़र फिर माँ और पिताजी के कमरे पर पड़ी। मेरे कदम अपने आप उस कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं अंदर गया और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। कमरा अब भी वैसा ही था जैसे वो दोनों छोड़ कर गए थे। मैंने धीरे से माँ की फोटो को हाथ लगाया और मन ही मन बोला, माँ, पिताजी, आप जहाँ भी हो बस ठीक रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरी आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोने से रोक लिया, क्योंकि अब मुझे मजबूत बनना ही था। कुछ देर के बाद मैं घर से निकल गया। रेलवे स्टेशन तक जाते हुए मुझे हर रास्ता उदास लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर मुझे रोकना चाहता हो। ट्रेन में बैठने के बाद भी मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। रास्ते भर माँ और पिताजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मुझे याद आ रहा था कैसे माँ मुझे स्टेशन तक छोड़ने आती थी और बार बार कहती थी कि बेटा, अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खा लेना। और पिताजी हमेशा कहते थे कि काम पर ध्यान देना, लेकिन खुद को कभी अकेला मत समझना। आज वही दोनों मेरे साथ नहीं थे और मैं खुद को सच में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ घंटों बाद मैं मुंबई पहुंच गया। शहर पहले की तरह भाग रहा था। हर तरफ लोगों की भीड़ थी, गाड़ियां भाग रही थी, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन मेरी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। मैं सीधे अपने कमरे पर गया, थोड़ा सामान रखा और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो सब लोग मुझे देखकर हैरान थे, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद वापस आया था। कुछ लोग मेरे पास आए और माँ पिताजी के बारे में पूछने लगे, लेकिन मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं बस हल्का सा सर हिलाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और काम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। मैं स्क्रीन की तरफ देखता रहता, लेकिन दिमाग कहीं और ही रहता। बार बार माँ और पिताजी की याद आने लगती। मुझे याद आता कैसे पिताजी रोज मुझे फोन करके पूछते थे कि बेटा, खाना खाया या नहीं। और माँ हमेशा कहती थी कि ज्यादा काम मत किया करो, अपना भी ध्यान रखा करो। मैं उन दोनों से मिलने हर कुछ महीनों में घर जाया करता था, और जब वापस लौटता था तो माँ कई दिनों तक उदास रहती थी। अब वही बातें मेरे दिल को अंदर से तोड़ रही थी। ऑफिस में बैठे बैठे भी मेरा मन बार बार घर की तरफ चला जाता था। मुझे लगता था शायद अभी फोन बजे और कोई कहे कि माँ और पिताजी मिल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हर दिन बस इंतजार में गुजर रहा था। काव्य भी मुझे रोज फोन करती थी,
वो अकेली घर में रह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे संभालने की कोशिश करती रहती थी। एक रात उसने फ़ोन पर रोते हुए कहा, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर वो भी घर छोड़कर आ गई और उसी बीच माँ और पिताजी वापस लौट आए, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें भी मैं यहाँ पर बुला लूँ और कभी माँ पिताजी वापस लौट आए, उन्होंने घर बंद देखा तो क्या सोचेंगे? कम से कम तुम्हें वहाँ रहना चाहिए। जब भी वो वापस आए, तो उन्हें ऐसा लगे कि उनका कोई अपना घर में उनका इंतज़ार कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली कि ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं समझ सकता था कि वो भी अंदर से बहुत टूटी हुई है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल रही है। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे, लेकिन माँ और पिताजी के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। मैं रोज पुलिस को फोन करता था और हर बार वही जवाब मिलता कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम कोशिश कर रहे हैं। उनका ये जवाब सुनकर अब मेरा दिल और ज्यादा बैठने लगा था। मुझे लगने लगा जैसे उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऑफिस में भी मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं काम करता था, लेकिन पहले जैसा ध्यान नहीं रहा था। कई बार तो मैं घंटों तक बस एक ही जगह बैठा सोचता रहता। मेरे साथी भी समझ गए थे कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ, इसलिए कोई ज्यादा सवाल नहीं करता था। एक दिन मैं ऑफिस में अपनी सीट पर बैठा हुआ माँ और पिताजी के बारे में ही सोच रहा था। मुझे याद आ रहा था कि कैसे माँ हर रात मुझे फ़ोन करके पूछती थी कि बेटा खाना खाया या नहीं, और पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा ज़्यादा चिंता मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हीं यादों में खोया हुआ था कि तभी मेरा दोस्त मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, विजय क्या हुआ? यार तो फिर खो गया, क्या बात है? उसकी आवाज़ सुनकर मैं अचानक अपनी सोचों से बाहर आया और उसकी तरफ देखने लगा। उसका नाम विक्रम था। विक्रम मेरे पास खड़ा था और लगातार मुझे देखे जा रहा था। शायद वो समझ गया था कि मैं फिर से उन्हीं ख्यालों में खो गया हूँ, जिनसे मैं पिछले कई दिनों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, अरे यार इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तेरे माँ और पिताजी तुझे जल्दी ही मिल जाएंगे, तो खुद को इस तरह मत तोड़। देख मैं जानता हूँ कि तू अंदर से कितना परेशान है, लेकिन अगर तू इसी तरह हर वक्त बैठा रहेगा तो खुद भी बीमार पड़ जाएगा। चल बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, तेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। और वैसे भी अभी लंच का टाइम है, बॉस भी कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा सर उठाया, लेकिन मेरे चेहरे पर वही उदासी थी। मैंने धीरे से कहा कि नहीं यार, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ। सच कहूँ तो अब मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था, न बाहर जाने का, न किसी से बात करने का। मेरा बस मन करता है कि मैं कहीं अकेला बैठ जाऊं और माँ पिताजी के बारे में सोचता रहूं। विक्रम ने गहरी सांस ली और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, विजय मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। देख मुझे पता है तेरे लिए ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन अगर तू ऐसे ही खुद को बंद करके बैठा रहेगा तो तू और टूट जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फिर भर आईं। मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं बस नीचे देखने लगा। विक्रम ने फिर कहा कि चल बस थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, अगर तेरा मन नहीं लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर तू सिर्फ रोता रहेगा। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर ऑफिस से बाहर ले आया। बाहर की सड़क पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई हंसते हुए जा रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी इस भीड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी है। हम दोनों धीरे धीरे सड़क के किनारे चलते रहे। विक्रम लगातार मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैं बस चुपचाप चल रहा था। मेरे दिमाग में बार बार माँ और पिताजी का चेहरा घूम रहा था। मुझे याद आ रहा था कैसे माँ हर सुबह मुझे फ़ोन करके पूछती थी कि बेटा नाश्ता किया या नहीं, और पिताजी हमेशा कहते थे कि काम कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन अपने लोगों के लिए वक्त ज़रूर निकालना। और आज वही दोनों न जाने कहाँ थे। कुछ देर के बाद हम एक छोटे से कैफ़े में जाकर बैठ गए। विक्रम मेरे लिए कॉफ़ी ले आया, लेकिन मेरा मन कुछ खाने पीने का भी नहीं था। मैं बस कप को सामने रखे हुए चुप बैठा रहा। तभी मैंने अपना फ़ोन निकाला और यूं ही सोशल मीडिया देखने लगा। शायद मैं कुछ देर के लिए खुद को इन सब बातों से हटाना चाहता था। मैं अलग अलग पोस्ट देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं टिक रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र विक्रम के छोटे भाई राहुल के अकाउंट पर गई।
राहुल हर साल अपना जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाता था। वो अक्सर किसी ज़रूरतमंद जगह जाकर लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाता था। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली तो उसने अपने बर्थडे की कई तस्वीरें पोस्ट की हुई थी। तस्वीरों में वो केक काट रहा था। उसके साथ कुछ बच्चे और कई बुजुर्ग लोग भी खड़े थे। पीछे रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए थे और एक बड़े बोर्ड पर उस जगह का नाम लिखा था। मैं तस्वीरों को ऐसे ही देख रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र पीछे खड़ी एक औरत पर जाकर रुक गई। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो औरत बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही थी। मैं तुरंत तस्वीर को जूम करके देखने लगा। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा माँ से मिलता था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से दूसरी तस्वीर खोली। उसमें एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसने वही स्वेटर पहना हुआ था जैसा पिताजी अक्सर पहना करते थे। अब मेरी सांसें तेज होने लगी थी। मेरा दिल कह रहा था कि ये वही है, लेकिन मेरा दिमाग डर रहा था, कहीं मैं गलत न निकल जाऊं। मैं लगातार तस्वीरों को देखे जा रहा था। तभी विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? तू इतनी देर से क्या देख रहा है? मैंने कांपते हाथों से उसे फोन दिखाया और घबराई हुई आवाज में बोला, विक्रम देख, मुझे लगता है ये मेरी माँ और शायद पिताजी हैं। मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों में अचानक उम्मीद चमकने लगी थी। विक्रम ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाया, फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, यार, चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हो भी सकते हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर बेचैनी और बढ़ गई। मैंने तुरंत कहा, विक्रम जल्दी उठ, अभी मेरे साथ चल, मुझे राहुल से बात करनी है। मुझे अभी इसी वक्त इस जगह पर जाना है। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मुझे अभी तुरंत वहीं पहुंचना हो। विक्रम ने मुझे शांत करने की कोशिश की और बोला, तू थोड़ा शांत हो जा पहले, राहुल से बात करते हैं फिर चलते हैं। उसने तुरंत राहुल को फोन लगाया। फोन कुछ देर के बाद उठा और उधर से राहुल की आवाज आई, हाँ भैया बोलो। विक्रम ने जल्दी से उससे पूछा, राहुल तू अभी कहाँ है? राहुल बोला, मैं घर पर हूँ, क्या हुआ भैया? फिर विक्रम ने उसे सारी बात बताई कि मुझे उसकी तस्वीरों में शायद माँ और पिताजी दिखाई दिए हैं। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग तुरंत आ जाइए, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। आप परेशान मत होइए। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जागी। हम दोनों तुरंत कैफे से बाहर निकले और जल्दी जल्दी राहुल के घर की तरफ जाने लगे। रास्ते भर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि बस एक बार माँ और पिताजी मिल जाएं। मैं सोच रहा था, अगर सच में वो हुए तो मैं उन्हें गले लगाकर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अपनी हर बात याद आने लगी, जब मैं उनसे कहता था कि मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूँ और वो कहते थे कि हमें बस तू चाहिए, पैसे नहीं। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। कुछ देर के बाद हम राहुल के घर पहुंच गए। राहुल पहले से बाहर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे देखते हुए कहा, भैया आप हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। फिर उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और बोला, चलिए अभी चलते हैं। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया। विक्रम भी साथ बैठ गया और फिर हम तीनों उस ओल्ड एज होम की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर सच में वो माँ और पिताजी हुए तो वो वहाँ कैसे पहुँचे? वो इतने दिनों तक वहाँ क्यों रहे? उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर वो नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरी उम्मीद फिर टूट जाएगी। ये सब सोचकर मेरा दिल और घबराने लगता था। गाड़ी सड़क पर तेजी से भाग रही थी। बाहर की लाइटें तेजी से पीछे छूट रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैं बस यही सोच रहा था कि शायद कुछ ही देर में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने आंखें बंद करके ऊपर वाले से कहा, बस एक बार उन्हें मेरे पास वापस भेज दो, मैं उनसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। कुछ देर के बाद राहुल ने कहा कि भैया बस थोड़ी दूर और है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मुझे लग रहा था जैसे हर सेकंड बहुत भारी हो गया है। आखिरकार गाड़ी धीरे धीरे उस ओल्ड एज होम के सामने जाकर रुकी। बाहर बड़ा सा गेट था और अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। गाड़ी रुकते ही मैं बिना कुछ सोचे तुरंत नीचे उतर गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब बस कुछ कदम दूर खड़ा था। थोड़ी देर के बाद हम लोग उस ओल्ड एज होम पहुंच गए थे। बाहर बड़ा सा गेट था और अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वहां ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। गाड़ी रुकते ही मैं जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कि अभी बाहर निकल आएगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं डर रहा हूँ या खुश हूँ।
इतने दिनों से मैं बस एक ही उम्मीद पर जी रहा था कि एक दिन माँ और पिताजी मिल जाएंगे, और आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद वो सच में मेरे बहुत करीब हैं। राहुल और विक्रम भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। अंदर जाते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुछ बुजुर्ग लोग हॉल में चुपचाप बैठे हुए थे, कोई टीवी देख रहा था, कोई खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उन सबको देखकर मेरा दिल और ज्यादा भारी हो गया। मैं बार बार यही सोच रहा था कि अगर सच में माँ और पिताजी यहाँ हुए तो उन्होंने इतने दिन कैसे बिताए होंगे, वो किन हालात में रहे होंगे। राहुल वहाँ काम करने वाले एक आदमी के पास गया और उसने माँ और पिताजी का नाम बताया। वो आदमी कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, आप लोग बैठिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। उसके जाते ही मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मुझे लग रहा था जैसे हर एक सेकंड कई घंटों जितना लंबा हो गया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। विक्रम बार बार मुझे शांत रहने के लिए कह रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा था ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ मिनट बाद वही आदमी वापस आया और बोला, आइए मेरे साथ। इतना सुनते ही मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं तुरंत उसके पीछे चलने लगा। हम लोग एक लंबे से कॉरिडोर से होकर गुजर रहे थे। वहां हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। हर कमरे के बाहर नंबर लिखा हुआ था और मैं चलते चलते बस ऊपर वाले से यही कह रहा था कि प्लीज इस बार मेरी उम्मीद मत तोड़ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे पैर जवाब दे देंगे। इतने दिनों की बेचैनी, डर, सब कुछ उस पल में आकर जमा हो गया था। फिर वो आदमी एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू भर चुके थे। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अगले ही पल मेरी दुनिया जैसे वहीं रुक गई। मेरे माँ और पिताजी मेरे सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतने दिनों से जिन चेहरों को देखने के लिए मैं हर रोज़ तड़प रहा था, वो दोनों आज मेरे सामने थे। माँ पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पिताजी भी बहुत थके हुए लग रहे थे। उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद दिखाई दे रहे थे। कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। माँ की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उनकी आंखें फैल गईं, उनके हाथ कांपने लगे और उनके मुंह से बस इतना निकला, विजय। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैं भागकर उनके पास गया और माँ को जोर से गले लगा लिया। माँ भी मुझे पकड़कर रोने लगी। मैं बच्चों की तरह उनसे लिपटकर रो रहा था। इतने दिनों का डर, दर्द, अकेलापन सब आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था। मैं बस बार बार यही कह रहा था कि माँ, आप लोग कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना डर गया था। मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मैं हर रोज रोता रहा। मुझे लगा कि मैं आपको खो चुका हूँ। माँ लगातार मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और खुद भी रो रही थी। पिताजी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। मैंने माँ को छोड़ा और तुरंत पिताजी के गले लग गया। मैं उनसे लिपटकर भी रोने लगा और बोला, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग मुझे छोड़कर कैसे चले गए? पिताजी ने कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, बेटा, हमें माफ कर दे। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल और टूट गया। मैंने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। बस आप दोनों मिल गए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उस कमरे में खड़े हर इंसान की आंखें नम हो चुकी थी। राहुल और विक्रम भी दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। मैं बार बार माँ और पिताजी को देख रहा था, जैसे मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में मेरे सामने हैं। मैंने रोते हुए पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? आपने मुझे एक बार फोन क्यों नहीं किया? आपको पता है मैंने कैसे कैसे दिन बिताए हैं? माँ की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, परेशान? माँ, आप लोग ही तो मेरी दुनिया हो। आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? पिताजी ने धीरे से कहा कि बेटा, हमें लगा हम तेरे ऊपर बोझ बन गए हैं। तू अपनी जिंदगी बनाने में लगा हुआ था और हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से तुझे परेशानी हो। उनकी ये बात सुनकर मैं उनके पैरों के पास बैठ गया और रोते हुए बोला, पिताजी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ आप दोनों के लिए ही तो कर रहा था। अगर आप लोग ही मेरे साथ नहीं होंगे तो फिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब रह जाएगा? मेरी आवाज़ कांप रही थी,
आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ तुरंत नीचे बैठी और मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत बेटा। लेकिन उस वक्त हम तीनों में से कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। इतने दिनों बाद हम एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उस मिलन में जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज्यादा दर्द छुपा हुआ था। मैं बस बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आखिरकार मुझे मेरे माँ और पिताजी वापस मिल गए। अब मैं उन्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। माँ और पिताजी तो मुझे मिल गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को फिर भी चैन नहीं मिल रहा था। मैं उन्हें अपने सामने देखकर खुश तो बहुत था, लेकिन उनके चेहरे देखकर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। माँ बार बार नजरें नीचे कर लेती थी और पिताजी भी ठीक से मेरी आंखों में नहीं देख पा रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं उन्हें बचपन से जानता था, इसलिए उनकी छोटी से छोटी बात भी समझ जाता था। मैंने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, सच सच बताइए ना, बात क्या है? आप दोनों अचानक घर छोड़कर क्यों चले गए? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? माँ तुरंत मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरे चेहरे को हाथों में पकड़ लिया और बोली, बेटा सच में कोई बात नहीं है। बस हमें लगा कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनकी आंखें भी बार बार भरी जा रही थी। मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, नहीं माँ, आप मुझसे कुछ झूठ बोल रही हैं। मैं आपको देखकर समझ सकता हूँ, कोई ना कोई बात ज़रूर है। पिताजी भी चुपचाप सर झुकाए बैठे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मैं बार बार दोनों को देख रहा था और मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार कुछ देर के बाद माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, अगर हम तुझे सच बताएंगे तो तुझे बहुत दुख होगा। मैंने तुरंत उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे सब कुछ सच बताइए। मैं अब और कुछ नहीं छुपाना चाहता। माँ रोते हुए बोली, जिस दिन हम घर से गायब हुए थे, उससे एक दिन पहले काव्या हमारे पास आई थी। उसने हम दोनों से बहुत प्यार से कहा कि चलिए, मैं आप दोनों को कहीं बाहर घुमा लाती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसे हमारा ख्याल आ गया है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। मैंने उससे कहा कि मैं पार्क जाने का सोच रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आज आप दोनों मेरे साथ चलिए। हमें लगा शायद सच में उसके दिल में हमारे लिए प्यार जाग गया है, इसलिए हम दोनों उसके साथ चले गए। माँ बोलते बोलते फिर रोने लगी। पिताजी ने भी आंखें बंद कर ली। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। माँ ने आगे कहा, वो हमें यहाँ लेकर आई और यहाँ लाकर अचानक उसका व्यवहार बदल गया। उसने हमसे कहा, अब मैं आप दोनों को और अपने घर में नहीं देख सकती। आप दोनों आज से यही रहेंगे। ये ओल्ड एज होम है और अब यही आपका घर है। उसकी ये बातें सुनकर हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। हमने उससे बहुत कहा कि बेटा हमें घर वापस ले चल, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी। फिर उसने हमें धमकी दी। उसने कहा कि खबरदार, जो आप दोनों में से किसी ने भी अपने बेटे को फोन करके कुछ बताने की कोशिश की, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का घर बसा रहे, तो चुपचाप रहिए, वरना आप जानते हैं ना कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और आपको तो पता ही है कि आपका बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरी हर बात मान लेगा। माँ ये सब कहते हुए लगातार रो रही थी और मेरी हालत खराब होती जा रही थी। पिताजी ने भारी आवाज में कहा कि बेटा, हम बहुत डर गए थे। तूने उससे अपनी पसंद से शादी की थी, तो उससे बहुत प्यार करता था। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से तेरा घर टूट जाए, इसलिए हमने तुझे फोन करने की कोशिश भी नहीं की। हमें लगा शायद कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और हम यहीं रह गए। उनकी बातें सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। मेरी सांसें रुकने लगी थी। मुझे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बस और माँ पिताजी को देखे जा रहा था। मेरे दिमाग में काव्या की सारी बातें घूमने लगी। कैसे वो मेरे सामने रोती थी, कैसे वो कहती थी कि वो घर में अकेली है, कैसे वो मुझे संभालने का नाटक कर रही थी और मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। मुझे खुद पर घिन आने लगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, वो मेरे माँ और पिताजी के साथ ऐसा कर सकती है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें गुस्सा भी था, बहुत ज्यादा गुस्सा। मैं कांपती आवाज में बोला, उसने ऐसा कैसे कर दिया माँ? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुरंत आप दोनों को यहाँ से ले जाता। माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, हम नहीं चाहते थे कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तू उससे बहुत प्यार करता था और हमें डर था कि अगर हमने कुछ कहा तो वो सच में कुछ गलत न कर दे।
पिताजी ने भी कहा कि हम बस तेरी खुशी चाहते थे बेटा। उनकी बातें सुनकर मैं वहीं नीचे बैठ गया और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अपने ही माँ बाप को पहचान नहीं पाया। मैं उस औरत की बातों में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो अंदर से कैसी है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था। अगर मैं पहले ही समझ जाता तो मेरे माँ और पिताजी को ये सब नहीं सहना पड़ता। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट चुका था और साथ ही कुछ बदल भी चुका था। फिर मैंने माँ और पिताजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इतने दिनों के बाद उन्हें अपने पास देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून जरूर मिला था। मैंने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए, अब हम घर चलते हैं। अब आपको कहीं और रहने की जरूरत नहीं है। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। मेरी बात सुनकर माँ की आंखें फिर भर आईं। पिताजी भी चुपचाप मुझे देखते रहे, जैसे उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में उन्हें वापस अपने साथ ले जा रहा हूँ। विक्रम तुरंत आगे आया और उसने प्यार से पिताजी को सहारा दिया। राहुल ने भी माँ का हाथ पकड़ लिया और हम सब धीरे धीरे बाहर की तरफ चलने लगे। ओल्ड एज होम के बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब एक अलग ही आग जल रही थी। काव्या की बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने मेरे माँ बाप को बोझ समझा था। जिन लोगों ने मुझे इस दुनिया में लाया, जिनके लिए मैं सब कुछ करता था, उन्हीं को उसने घर से दूर कर दिया। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ माँ और पिताजी को घर ले जाना चाहता था। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की। विक्रम ने माँ और पिताजी को आराम से पीछे बैठाया और मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। रास्ते भर माँ मेरा हाथ पकड़े बैठी रहीं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मैं फिर से दूर न चला जाऊं। पिताजी बार बार मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों में दर्द के साथ राहत भी थी। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, काव्या का। मैं सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप तक को मनाया, वो अंदर से इतनी बदल चुकी थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इतने दिनों तक कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी मैंने अपना फोन निकाला और काव्या को कॉल लगाया। कुछ सेकंड के बाद उसने फोन उठाया। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम थी। वो बोली, विजय, आप ठीक तो है ना? आपने इतने दिनों बाद अचानक फोन किया, सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा कि हाँ, सब ठीक है। मैं घर आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम तैयार रहना। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा खुश होकर बोली, सच में आप घर आ रहे हैं? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और फिर मैं चुपचाप बैठ गया। गाड़ी घर की तरफ बढ़ती जा रही थी और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। मुझे पता था कि आज सब कुछ बदलने वाला है। कुछ देर के बाद हम घर पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, मेरी नजर गेट पर खड़ी काव्या पर पड़ी। वो शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माँ और पिताजी पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। वो घबराकर पीछे हट गई और बस मुझे देखने लगी। मैं धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। माँ और पिताजी भी नीचे उतरे। काव्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, फिर अचानक भागकर माँ और पिताजी के पास गई और उनके पैरों में गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको नहीं समझा। मैं बहुत गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा था। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज सुनते ही सब एकदम से चुप हो गए। काव्या रोते हुए बस मुझे देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। मैं कांपती आवाज में बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काव्या। मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे लिए मनाया, तुम्हारे लिए सबसे लड़ गया। मैं बस तुमसे इतना चाहता था कि तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखो, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ। तुमने उन्हें बोझ समझा। तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें पता भी है मैंने ये दिन कैसे काटे हैं। मैं हर दिन मर रहा था और तुम मेरे सामने झूठ बोलती रही। मेरी आवाज इतनी भारी हो चुकी थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। काव्या रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठ गई और बोली, विजय, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाई। मैं बहुत गलत थी। उसके आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। मैं बस माँ और पिताजी का दर्द देख रहा था। तभी माँ धीरे धीरे मेरे पास आई।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा माफ कर दे इसे, इससे गलती हो गई। देखिए अपनी गलती मान रही है ना। माँ की आंखों में अब भी वही ममता थी जिसने सारी जिंदगी सबको माफ किया था। मैंने गुस्से में कहा कि नहीं माँ, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने आप लोगों के साथ जो किया है उसके बाद मैं इसे कैसे माफ कर दूं। तभी पिताजी भी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा इंसान से गलती हो जाती है। अगर ये सच में अपनी गलती मान रही है तो इसे एक मौका दे दे। विक्रम भी मेरे पास आया और बोला, विजय देख, अगर तेरे माँ बाप इसे माफ कर सकते हैं तो तू क्यों खुद को इस गुस्से में जला रहा है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप हो गया। काव्या नीचे सर झुकाए रो रही थी। माँ और पिताजी भी उसे देख रहे थे। आखिर मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा कभी मेरे माँ बाप को दुख पहुंचाया तो उस दिन सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही काव्या रोते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं माँ और पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, सच में बदल जाऊंगी। उसके बाद माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया और पिताजी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया। उस पल घर में फैला हुआ सारा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। समय के साथ सच में काव्या बदल गई। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो माँ और पिताजी का बहुत ध्यान रखती थी, उनके लिए समय पर खाना बनाती, उनकी दवाइयाँ देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। माँ भी अब फिर से खुश रहने लगी थी। पिताजी के चेहरे पर भी मुस्कान वापस आने लगी थी और मैं अब जब उन सबको एक साथ हंसते हुए देखता था तो मेरे दिल को सुकून मिलता था। इतने दर्द और टूटन के बाद आखिरकार हमारा घर फिर से एक परिवार जैसा लगने लगा था और अब हम सब सच में एक साथ बहुत खुश रहने लगे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।